class of France. Okay. क्या ये डाउन हो गया? डाउन हो गया। नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे इसी कोई और काम। चलो हो गया, लग गया, हाँ सही। चलो अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिवोल्यूशन हुआ है उससे कौन सा ग्रुप बेनिफिट होगा, दैट इज विच क्लास। आज तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आई, आज क्या था? हिस्ट्री थी। मुझे लगा वो कार। मुझे लगा सा सिविक्स निकालना। चलो सो दैट इज कौन सा ग्रुप? विद द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, विद abolish हो गया था ना, abolition, with abolition या end of फ्यूडल सिस्टम, क्योंकि सामंतवादी प्रथाकांत हो गया था, राजा किसी को सामंत नहीं बना सकता था। विद द एंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। द टैक्स, इसका क्या मतलब है? The taxes, clergy and nobility came with the same level. Clergy and nobilities came at same level of middle class. अब उनको टैक्स मिलेगा ही नहीं, तो वो मिडिल क्लास के बराबर आ गए हैं, ठीक है। दे हैव to end their privileges. They now fall in the category of taxpayer. उन्हें भी टैक्स पेयर करना पड़ेगा, कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर। And all the privileges based on birth are taken away from them. All the privileges based on birthright, जो जन्म के आधार पर उनसे प्रिविलेज उनको दिए गए थे, were taken away. तो क्लर्जी और नॉबिलिटी भी अब सामान्य वर्ग में आ गए, क्योंकि उनकी देयर लैंड हैज बीन कन्फिस्केटेड, उनकी जमीन ले ली गई थी। अगले देखें तो लैंड्स ऑफ क्लर्जी वॉज कन्फिस्केटेड, जब्त कर ली गई। कन्फिस्केटेड, तो पहला तो ये प्रभाव हुआ सोसाइटी में कि सोसाइटी नाउ द जो उनके बीच में सेपरेशन अमंग द पीपल ऑफ सोसाइटी इज नाउ, इट पहले वो वाइडेंड था, अब इट इज डिक्रीज्ड। तो उनके बीच जो डिफरेंस था ना इकोनॉमिक बेसिस पर, वो डिक्रीज हो गया था कि नहीं? सो द डिफरेंस बिटवीन वेरियस state of various estate on economic basis has decreased. वो डिक्रीज हो गया क्योंकि अब उनके सब अधिकार ले लिए गए थे, तो ये डिफरेंस कम है। द पुअर सेक्शंस, लेकिन और भी कुछ हुआ। नेशनल असेंबली ने बहुत अच्छा काम नहीं किया। नेशनल असेंबली वर डूइंग बेनिफिट ओनली टू रिच सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट, सो पुअर सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट्स वर डिसअपॉइंटेड। तभी तो जैकोबिन क्लब बना। तो पुअर सेक्शन ऑफ, जो पुअर सेक्शन था ऑफ थर्ड स्टेट,
became disappointed. Disappointed as National Assembly consists of landowners and riches. National Assembly consists of landowners. और वो भी landowners कौन से, क्या थर्ड स्टेट थे? And riches. सर They were working. वो किसके लिए काम कर रहे थे? They were working for welfare of rich people of third society. वो कौन लोग थे? People of third estate. जैसे लैंड ओनर्स, बिग बिजनेसमैन, ठीक है, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, इसके अलावा और लैंड ओनर्स या मनी लेंडर्स, इन्हीं सब के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। वुमेन्स आल्सो वर हाईली डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे हैव नॉट बीन गिवन द इक्वल स्टेटस एंड वोटिंग राइट्स इक्वल टू मैन। वुमेन वर हाईली डिसअपॉइंटेड as they had not been given वोटिंग राइट। नेशनल असेंबली में भी उनको वोटिंग राइट नहीं था, वो तो पैसिव सिटीजन थी। एंड इक्वल स्टेटस टू मैन। तो इसलिए उनको निराशा हुई। ये 3 क्वेश्चन सर आपने बर्थ के बाद राइट छोड़ दिया है फर्स्ट पॉइंट में। बर्थ राइट, सो ऑल द प्रिविलेजेस एंड राइट्स बेस्ड ऑन अर्थ। यहाँ लिखो अगर राइट लिखना है, प्रिविलेजेस की राइट लिखना है, वहाँ नहीं लिखना। बर्थ राइट फिर ये नहीं लिखना पड़ेगा प्रिविलेज। तो ऑल द, देख के ये तार है बेटा, तो ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। या फिर बर्थ राइट लिख दोगे तो फिर वो राइट ही प्रिविलेज हो जाएगा, सही है। फिर से बताएं एक बार, यस सर। कहा गया है, जरा सेकंड क्वेश्चन निकालो बुक का, कि रिवॉल्यूशन जो आंदोलन हुआ उससे फ्रांस के किस वर्ग को निराशा हुई? थर्ड स्टेट में भी किसी को ही होगी। तो ये पूछा गया है। और क्या क्या हुआ रिवॉल्यूशन के बाद, फ्रांस की सोसाइटी में क्या क्या चेंज हुआ? एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन निकालो जरा, पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन। Which groups of French society benefited from the revolution? Which groups moved to relinquish power? Which sections of society would have been disappointed? कौन, किसने अपनी पावर रिलिंक्विश कर दी, किसको बेनिफिटेड हुआ और किसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ, सब छोड़ दी। तो अब देखिए, विद एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, ध्यान दो, तो ध्यान नहीं दे रही हो, सामंतवादी प्रथा खत्म हो गई कि नहीं? तो सामंतवादी, तो सारे सामंत खत्म हो गए। बहुत सारे तो तुमको ये भी बता दे देश छोड़ छोड़ के भाग गए, और जो उनके घर को क्या कहते हैं, बोलो तुम बोलो, ये बताएंगे। चेटॉक्स, उन पे आक्रमण हुआ था, तो सामंतवादी प्रथा भी खत्म हो गई, यानी 4 अगस्त को खत्म हो गई। तो इससे क्या हुआ, फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश हो गया। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आर नाउ पेइंग टैक्सेस, टैक्स पे करने लगे। दे, जो उनकी जमीन थी क्या वो कन्फिस्केटेड कर ली गई, जब्त कर ली गई। दे आल्सो केम अंडर टैक्स स्लैब। वे किस में आ गया बताओ? पहला पॉइंट समझ में आ गया? ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हैज बीन टेकन अवे। दूसरा पॉइंट देखो, पुअर सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट बिकेम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जो नेशनल असेंबली कंसिस्ट ऑफ लैंड ओनर्स एंड रिचेस, नेशनल में कौन था? जो एक्टिव सिटीजन थे वो सब लैंड ओनर थे। सो दे वर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ रिच पीपल ओनली।
एंड नॉट थिंकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, तो वो डिसअपॉइंट हो गए। और तीसरी निराशा किसे हुई? इसको फायदा हुआ, फायदा हुआ ये जो भी हुआ, तो आप ये कह सकते हैं मिडिल क्लास इज बेनिफिटेड। जो उन्हीं का जो थर्ड स्टेट का जो रिच पीपल थे वो बेनिफिट हुए, बहुत सारी ज़मीन मिल गई, ये सब हुआ। वुमेन वर हाईली डिसअपॉइंटेड क्योंकि उनको अभी तक वोटिंग राइट नहीं मिला था और मेन के बराबर इक्वल स्टेटस भी नहीं मिला था। इतना लिखो। और जिन्होंने लिख लिया है वो इस क्वेश्चन को पढ़ें और लिख कर दिखाएं। सेकंड क्वेश्चन को इसने नहीं लिखा, पहले कॉपी में था। दो पीछे ठीक है, अभी पढ़ लो फिर करो। के बारे में भी बताया। सो राइट द लेगेसी, ऐसी कौन कौन सी विरासत थी जो फ्रांस ने लोगों को दी। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ बुक। फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रूव्ड टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन था। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रूव्ड एज मोस्ट, बिल्कुल वहाँ पर भी हुआ, वहाँ पर भी नेशनलिज्म आया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन, ये विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है जो बहुत सार्थक हुआ, जिसने विश्व को नेशनलिटी में बदल दिया, जिसने पूरी दुनिया से मोनार्की हटा दी और वहाँ नेशनलिज्म ले आया। ये फ्रांस का ही रिवॉल्यूशन है जिसने ऐसा किया। सो प्रूव्ड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए इसे दुनिया का सबसे प्रमुख आंदोलन कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन ऑफ वर्ल्ड। और इनको जगाने वाले कोई और नहीं, कलम की ताकत थी। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये सब लोग थे कि नहीं? जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू। अब जरा देखिए, तो पहली चीज कि the idea of liberty and democratic rights now became the inspiring factor for common people. Idea of democracy, कि हम भी डेमोक्रेसी चाहते हैं, मोनार्की नहीं चाहते हैं, and liberty became inspiring factor for common people. People of various country, जो भी नागरिक थे, people of various countries rose उठे against monarchy। वो किसके अगेंस्ट उठे? मोनार्की के। तो that is long lasting monarchy, जो बहुत दिनों तक चली आ रही थी, एक दो दिन की नहीं थी मोनार्की। एंड डिमांडेड, और उन्होंने डिमांड क्या की? डिमांडेड फॉर लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी। एंड the Indian national movement started in 20th century। गांधी जी के आने के बाद इसने जोर पकड़ लिया। तो the Indian national movement started in 20th century also was inspired and motivated by French Revolution। गांधी जी ने लिखा सर राजा राम मोहन रॉय, हाँ सर टीपू सुल्तान, वो सब टीपू सुल्तान, इन सब में जो भी है, लेकिन जो बाद में पूरा क्रॉस मूवमेंट हुआ भारत में कि लोग उठे सत्ता के खिलाफ, तो किसके लिए? द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि उसने क्वेश्चन में 20th सेंचुरी में लिखा है स्टार्टेड, ठीक है। और कुछ 19th सेंचुरी में भी हुआ होगा,
ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भी हैपेंड इन 19th सेंचुरी के लास्ट में एंड 20th सेंचुरी was inspired by French Revolution. So 19 or 20 19th सेंचुरी का लास्ट लिख सकते हो। फ्रेंच नेपोलियन ने टीपू सुल्तान के कहा कि अगर तुम ये सोचो कि हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है और अमेरिका को ओल्डेस्ट कहा जाता है, फ्रेंच को क्यों नहीं ओल्डेस्ट कहा जाता? क्योंकि मोनार्की उसके बाद ही बहुत अच्छा क्रांति हुई थी। और अगर मान लीजिए ये जो फर्स्ट रिवोल्यूशन हुआ है ना, या फर्स्ट रिपब्लिक में कौन आया है सबसे पहले? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और फिर उसके बाद तुम्हें मालूम है वहाँ डायरेक्टरी बन गई 5 लोगों की सभा। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने तो बहुत लोगों को गुलोटिंग किया ना, तो सब लोगों ने कहा ये अच्छा नहीं है, 5 लोगों को बैठा लो, एक व्यक्ति रहेगा तो बहुत क्रूरता करेगा, तो कितने लोगों को बैठा दिया? 5। तो उन 5 लोगों की सभा को डायरेक्टरी कहा गया, लेकिन वो आपस ही में भिड़े रहते। यस सर, तो इससे जो मिलिट्री डिक्टेटर सुनो, फिर आपस में भिड़े रहते थे, उसको डायरेक्टरी कहा गया। उसका फायदा उठा के नेपोलियन आ गया। अगर नेपोलियन ना आया होता, नेपोलियन ने आधे से ज्यादा 80% यूरोप को जीत लिया। क्या बोलो, किसी नेशनलिटी में तुम किसी दूसरे देश की 1 इंच जमीन लोगे, तुम तो पूरे यूरोप को जीत कर ले गए। ये कैसा नेशनलिज्म है? वहीं से फ्रांस बदनाम हो गया। फ्रांस बदनाम ना हुआ होता, ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी होती। जब अमेरिका में कॉलोनी आज़ाद कराई गई थी, वहीं नेशनलिज्म नहीं बना था, वहाँ 1905 में आया है। और यहाँ तो बात हम कर रहे हैं कब की बताओ? ये दैट इज 1804 से। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी तो हम 1789 पे हैं, फिर 1793 तक किसकी कहानी बताओ भाई? आप ये देखिए 1791 से 93 तक कहानी किसकी है? 92 से 93, 79। बोलो, बहुत अच्छा। ये किसकी कहानी है? रेन ऑफ टेरर की रेन ऑफ टेरर, जो कि कन्वेंशन की कहानी है। लेकिन जब कन्वेंशन नहीं चला तो 1793 से 1804 की कहानी तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं। वो कहानी 5 लोगों की सभा की है, सरपंचों की कहानी, और उसका क्या नाम हुआ? डायरेक्टरी। वो भी नहीं चली। तो 1804 से 1815 पे कौन आ गया? नेपोलियन बोनापार्ट। और उसने क्या किया बताओ? So उसने मतलब डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। वो सब कुछ किया होगा, लेकिन वो तो दुनिया जीतने निकल गया। ये कैसा नेशनलिज्म है भाई? वो देश तुम्हारी माँ है, तो क्या माँ बड़ी छोटी होगी क्या? मेरा कहने का मतलब है, जो नेपोलियन बोनापार्ट हुआ है ना, तो उसने बहुत सारे सिस्टम के, जुडिशरी को, पढ़ाई को, डेसिमल सिस्टम, मेजरमेंट को सब ठीक ठाक किया, लेकिन इसके अलावा वो मिलिटराइजेशन के लिए निकल पड़ा, सारी दुनिया जीतने। क्या नेशनलिज्म का ये थीम है कि तुम जाकर चीन को जीत लो? रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने तो ये कभी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था ना मैं 1 इंच जमीन किसी के लेंगे, ना 1 इंच देंगे। यहीं से फ्रांस बदनाम हो गया। लोगों ने कहा ये कैसी डेमोक्रेसी है, ये दूसरे की जमीन छीन रही है, कोई मोटिवेट होगा? इसीलिए ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी किसको कहा गया? अमेरिका। जबकि यहाँ पे बताओ, यहाँ पर क्या फर्स्ट रिपब्लिक हो गया था फ्रांस का? क्या हुआ था बोलो? तुमको ही बताया था कि नहीं, इलेक्शन से चुना है। अगर मान लीजिए इसके बाद चुना ना गया होता, या इसके बाद ये आक्रमण नहीं किया होता दुनिया को, तो क्या यही ओल्डेस्ट ना होती इस समय की? उससे कितनी आगे सोचो। 1905 में यूएसए नेशनल बना है, कितना आगे, कितने साल बाद, 100 साल, 113 साल। लेकिन फिर भी इसी को ओल्डेस्ट क्यों कहा गया बोलो? अटैक कर दिया, क्योंकि इसने कभी अटैक ही नहीं किया किसी पे। और लार्जेस्ट कौन सी डेमोक्रेसी है? इंडिया, क्योंकि 840 करोड़, वहाँ 15 करोड़ लोग हैं, 14 करोड़ लोग, तो वो है ओल्डेस्ट और हम है लार्जेस्ट। फ्रांस ने सबको सिखाया, लेकिन वो खुद नेशनहुड पे काम नहीं कर पाया, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने सब गुड़ का गोबर कर दिया। बोलो, बात समझा गई कि नहीं? तो आगे की बात समझिए। तो हम भी तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड हुए। ओके, नेक्स्ट इज कि
द की आइडिया, कौन कौन से की आइडियाज ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी। इक्वलिटी भी वहां की जो औरतें थी ना वो सब इक्वलिटी चाहती थी। एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है? सब भाईचारा। हर देश के सभी लोग क्या हैं? भाईचारा, आपस में भाई बनकर रहे हैं। और इक्वलिटी, मेल एंड फीमेल आर इक्वल। वैसे फ्रांस में इस काम को करने के लिए औरतों ने बहुत किया, इसीलिए तो भारत में भी पूना में औरतें निकली, महाराष्ट्र में निकली, बहुत जगह निकली, औरतों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। अभी अगले साल की किताब में पढ़ेंगे। दैट इज मेल एंड फीमेल शुड हैव इक्वल राइट। इसको इक्वलिटी कहते हैं, इक्वल राइट। और फंडामेंटल राइट सबको दिए जाने चाहिए, लिबर्टी दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से दिस की आइडियाज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे संसार में फैले कि कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। As France was the first nation who thrown out the monarchy, उसने मोनार्की को खाट फेंक दिया और बता दिया कोई श्रेष्ठ नहीं है। As France was the first country which abolished, who तो नहीं लिखेंगे, which abolished monarchy and terminated all privileges based on birth। और क्या जन्म वगैरह आदि सभी सुविधाएं छीन ली थी। यस सर। and terminated all privileges। इससे पता चलता है कि इक्वलिटी को नहीं बताता है। यस सर। all privileges based on the writers of France motivated राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान। भारत में भी तो और समाज रिफॉर्म्स हुए कि नहीं? सोशल रिफॉर्म जो किए गए वो किससे प्रेरित थे? दैट इज रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक। ठीक है, तो अब जरा देखो कि आगे देखिए, द इंडियन रिफॉर्म्स, इंडियन रिफॉर्मर्स लाइक टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन एंड राजा राम मोहन राय were influenced by French think tank, that is Raja Ram Mohan Roy were influenced, वे प्रभावित थे, and motivated, उन्हीं से वे ऊर्जा पाते थे, motivated by French reformers, French thinkers and philosophers, that is John Locke, Rousseau and Montesquieu। ठीक है, और इसके अलावा नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड टेरिटरी हैड गॉट रीडिफाइंड। अब देशों की सीमाएं फिर से बनेंगी। तुम देख लो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सब देश बदल गए, प्रूसिया बन गया, जर्मनी तो क्या क्या बन गया। वो 10वें में पढ़ो कौन कौन सी सीमाएं बनी, फिर से फ्रेंच रिवॉल्यूशन फिर पढ़ाया जाएगा और उसके आधार पर उसके परिप्रेक्ष्य में पूरा विश्व देखा। राजा राम मोहन राय बंगाली से तो रॉय है या
रॉय रॉय देख लो, कुछ भी होंगे दैट इज रॉय ईस्टर्न ROY, ठीक है ROY। रॉय ईस्टर्न वो देखना पड़ेगा कि राजा राम मोहन राय खाते क्या थे। अगर वो मछली खान है तो बंगाली हुई। अब जरा देखें, और इडली खान है। बंगाली थी तो बंगाली थी। अब जरा देखिए, द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड टेरिटरीज ऑफ वेरियस कंट्रीज वर रीडिफाइंड। फिर से बनाई गई कि नहीं? नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करें एंड मूवमेंट टू root out monarchy started all over the world. People are now awakened about their rights, fundamental rights. More cautious, cautious का मतलब समझते हो सतर्क, about their, विश्व के लोग अब अपने मूल अधिकारों के लिए अधिक सजग थे। About their fundamental rights। इस क्वेश्चन को लिखिए। वहाँ पहुँच रही तुम्हारे पास कि नहीं? सर पहले याद कर ले। आप कर दो। अरे मेरे को दे फ्रांस में रूसो ने और इन सब ने बताया था डेमोक्रेसी आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका मतलब है कि द लिस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोज प्लस क्रेसी, पीपल रूल। डेमो पीपल को कहते हैं, पीपल के रूल से हम लोग डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय हैविंग ओरिजिन, जिनका की ओरिजिन कहाँ से आया? ओरिजिन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। राइट टू इक्वलिटी, राइट इक्वलिटी, समानता का अधिकार। हमारे यहाँ भारत में सभी समान है, जाति धर्म रंग लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। दैट इज रूल ऑफ लॉ, सब पे एंड वी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। ये नहीं इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो राइट टू इक्वलिटी हमें मिली है, तो वो बिफोर लॉ की वजह से ही तो मिली है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने का भी अधिकार मिला है। फ्रीडम बहुत बड़ी बात है, कई जगह नहीं मिला है, वहाँ बोलो तो कैद हो जाती है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है कि हम जुलूस निकाल सकते हैं, बोल भी सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम डिसकंटेंटेड हैं, यानी हम असंतुष्ट हैं तो क्या जुलूस निकाल सकते हो, रैली कर सकते हो, हड़ताल कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, भारत में कर सकते हो। तो दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। किसी के खिलाफ बोल सकते हो तुम, यहाँ के पार्षद के खिलाफ, मंत्री के, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिसके मर्जी उसके चाहे खिलाफ। बहुत बड़ी बात है। तीसरी चीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर मान लीजिए निखिल रियान को परेशान कर रहा है तो ये कहते हैं कि भाई निखिल मेरा शोषण कर रहा है, जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दे। एक्सप्लॉइटेशन, ये दिन रात काम कराता है और हमको पगार भी नहीं दे रहा है। अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन।
मेरी साइकिल पीछे बैठ जाता हूँ, गर्मी में मुझसे चलाई भी नहीं जा रही है। एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट इज राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू, जो मर्जी तुम अपनी रैली निकालो धर्म की, माइक लेके बजाओ, हनुमान चालीसा गाओ, चाहे नमाज गाओ, कुछ भी गाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। सर चाइना में ये राइट टू रिलीजन नहीं है, ये सब बहुत कुछ नहीं है। स्पीच का राइट नहीं है, कई राइट नहीं है, डेमोक्रेटिक सर थोड़ी है। पहले प्रॉपर्टी भी हुआ करता था राइट लेकिन पहले था, बाद में ये इंदिरा गांधी ने हटा दिया। सब गंदी रिलीजियस फ्रीडम। नेक्स्ट इज राइट टू वोट। सबको वोट देने का अधिकार है, जो भी अबव 21 ईयर्स, अभी तो 18 ईयर्स है। राइट टू लिव, कोई तुम्हें पकड़ के फांसी नहीं दे सकता है, पूछो तुम क्यों भाई मुझे क्यों सजा दे रहे हो, क्यों मार रहे हो। जीने का अधिकार सबको दिया गया। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में यहाँ फांसी दी जाती है। सर राइट तो टू बहुत ज़्यादा एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, समाज के लिए बहुत ही गलत किया, तभी उसको फांसी है। सर राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन का राइट टू गेट एजुकेशन है और राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन राइट टू गेट इन्फॉर्म फ्रांस से नहीं मिला है। तो जो हमें फ्रांस से मिले वही हम लिखेंगे। राइट टू एजुकेशन अपने मन से नहीं लिखना है। रिलीजियस फ्रीडम होगा, बुक में लिखा है तो हमने लिख दिया, हमें तो ऐसा कहीं सूचना नहीं मिलती कि फ्रांस में रिलीजन का कुछ। अब वो मॉन्टेस्क्यू या रूसो ने ऐसा लिखा होगा अपनी किताब में, इसीलिए ऐसा, ठीक है। तो क्या आप मुझे आना बताएंगे, व्हाट आर द 7 फंडामेंटल राइट्स यू एंजॉय टुडे हैविंग ओरिजिन इन फ्रीडम? बोलो। Right to equality, right to freedom of speech and expression, right to live, right to vote, right to चार बता दिए। right to freedom of right to exploitation, Right against exploitation. right against exploitation, right to religious freedom, हाँ 6 बता दिए, को बताओ। और right to सातवां बता दीजिए। सर राइट टू वोट तो सिर्फ वो 21 ईयर्स। बोलो 7 बता दो, बंदे नहीं। हाँ, कुछ नहीं। हाँ, तुम बताओ। सर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच, राइट टू लिव, राइट टू वोट, राइट टू लिव, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू एक्सप्रेशन हो गया, और राइट टू लिव हो। सर दो और कितने बताएं, बता दिए? 5 बताएं। सर 5 बताए। सर राइट टू एजुकेशन, 6 हो गए। राइट टू एजुकेशन और राइट टू फॉलो। सर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हो गया ना? निखिल बताओ 7। कौन सा? अरे यार रिलीजियस फ्रीडम। फिर से बोलो। right to education, हाँ right to freedom of speech, हाँ right to vote, right against exploitation, हाँ। इसको बताओ तो बताओ 7। सर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू सर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लिव, उधर नहीं देख रहा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू राइट टू वोट। 7 हो गए, तो 7 हो गए। 7 कर। ये लो। अब अगला क्वेश्चन देखो, सब में 5 सुनिए। अगला क्वेश्चन बताया गया है कि फ्रांस ने लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत सारी प्रेरणा दी, लेकिन फ्रांस खुद ही उस पर नहीं चल पाया। ऐसा क्या विरोधाभास है? अभी तुमको एक कहानी बताई नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, ऐसे और भी चीज़ है कि फ्रांस नहीं चल पाया। वहाँ रूसो हुए, लेकिन वो फ्रांस बहुत समय, लंबा समय लगा दिया, अपनी ही यहाँ की लेडीज को वोट नहीं देने दिया बहुत दिनों तक। तो दैट इज, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स आर बिसेट विद कंट्राडिक्शन? क्या जो एक मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट, सार्वभौमिक अधिकार, यूनिवर्सल का मतलब है वैश्विक अधिकार, पूरे यूनिवर्स में जो राइट्स, इट इज along with contradiction, ये विरोधाभास से भरे हुए हैं, beset with contradiction। यद्यपि वो कह रहा है यूनिवर्सल राइट्स, लेकिन खुद ही तुम नहीं कर रहे, है ना? तो yes we agree, yes we agree that
यूनिवर्सल राइट, मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट, जो यूनिवर्सल राइट की हम बात करते हैं वो आर along with contradiction, that is message of universal rights are along with contradiction. Contradiction मतलब आप लोग समझते हो क्या? यस सर, किसी भी Contradiction. बात का पूरा विरोध, हाँ, उल्टा होना। उल्टा। तो जैसे कि स्लेवरी एग्जिस्टेड इन फ्रांस, स्लेवरी तो नेपोलियन ने भी चालू कर दी थी, यस सर, मैक्सिमिलियन ने हटा दी हटा दी थी। स्लेवरी एग्जिस्टेड सर, डायरेक्टरी ने भी हटाई थी। एंड फ्रांस, नेपोलियन ने फिर लागू की, वो हटी हुई थी टिल फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century, टिल 1850 So 48, तक रही। आगे देखो, so 48, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century तो यही हुआ। 48 थी। So 18, अब देखो वो बात बता देंगे कि इतना लिखने से चलेगा, ठीक है। दूसरी बात देखिए कि फ्रांस कंटिन्यू टू एक्सपेंड इट्स टेरिटरी इवन आफ्टर इट वाज रिपब्लिक। बोलो बात सही है। फ्रांस ने क्या किया बताइए, क्या उसने और लोगों को जीता? सर, ये कोई नेशनल नहीं। देखो हाँ, सर इस समय तक फ्रांस का लोन जो था, जो लिया था फ्रांस ने, वो खत्म हुआ था या फिर हाँ उसी टाइम खत्म हो गया था जब फ्यूडल सिस्टम आता, तभी सबकी पैसे जमीन मिलने ले लगे। ली गई, वो पैसा बांट दी। सर लेकिन सर नेशनल असेंबली के टाइम में भी तो वॉर हुआ था, तो उस टाइम फिर से लोन नहीं हुआ था। हुआ होगा, फिर मिल गया। अब जरा देखो, फ्रांस कंटिन्यू टू, और डिटेल्ड में पढ़ने पर पता चलेगा, कंटिन्यू टू एक्सपेंड इट्स टेरिटरी। तो क्या ये किसी राष्ट्र की आत्मा होती है कि बढ़ाना? इट्स टेरिटरी इवन आफ्टर फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। फर्स्ट रिपब्लिक अभी यहाँ लिखा है, देखो, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। जब फ्रांस में पहला गणतंत्र आया, उसके बाद भी वो अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है, तो इट इज अपोजिट। तीसरा, वुमेन हैव स्ट्रगल्ड लॉन्ग टू गेट द यूनिवर्सल सफ्रेज, है ना, या वोटिंग राइट्स। वुमेन स्ट्रगल्ड for long time to get their voting rights। अब जरा देखिए, ठीक है, वोटिंग। और सिर्फ यही इस क्वेश्चन का ये मतलब नहीं कि फ्रांस में क्या कमियां थी, वो कह रहा है क्या सभी को यूनिवर्सल राइट्स मिले? तो लिखो, स्टिल वुमेन्स आर स्ट्रगलिंग इन मैनी कंट्रीज टू गेट वोटिंग राइट्स। मतलब पूरी दुनिया में क्या यूनिवर्सल राइट्स हैं? नहीं है। बहुत सारी जगहों में अभी भी औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं। हाँ, स्टिल वुमेन आर स्ट्रगलिंग इन मैनी कंट्री। सिर्फ वोट ही नहीं, उनको फंडामेंटल अधिकार नहीं। अभी ईरान में एक बाल निकल आया तो सर काट दिया। बोलो, सब लोग वहाँ दिवाली मना रहे थे, वो जो उनका रईसी मरा है, तो औरतें तो खूब दिवाली मनाई कि हम कम से कम आज़ादी से निकल तो सकते हैं। ठीक है, वहाँ का राष्ट्रपति था, हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई अभी एक हफ्ते पहले। तो स्ट्रगलिंग इन मैनी कंट्रीज, सिर्फ किस लिए? कि उनको कुछ अधिकार मिल जाए। वहाँ भी बहुत बुरा। अफगानिस्तान में उंगली दिख जाए हाथ काट देते हैं। औरतों की अगर जरा सा हाथ दिख गया, कपड़ा उड़ गया, हाथ कटवाओ। सर उंगली कैसे? हाथ, कपड़ा उड़ गया हाथ का, यहाँ तक कपड़ा पहनना, हाथ नाखून वो भी। सब पहनने, दस्ताने, शरीर का जितना हिस्सा तुम्हारा दिख गया वो कटेगा। बहुत क्रूरता। टू गेट देयर शरिया लागू है भाई, बहुत कट्टर कानून है, सर कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। इन सब का इतनी दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। बाल पे क्या रखा है भाई? बाल से सर काट दो, कोई लॉजिक है? बोलो। सर हाँ, आपने सेकंड टाइम में ट्रांसफर किया कंटिन्यू
to expand its territory even after First Republic of France. अब औरतें कमजोर वर्ग है, उनको दबा लो, तो दबाया गया कई जगह। नहीं तो ऐसे आदमियों का भी सर का बाल दिखे, उसका भी सर काटो। वैसे आदमियों का सर दिख गया, काटो उसका सर, काट डालो सर। अगला देखो। नाउ नेक्स्ट इज दैट the rise of National Assembly could not solve the problem of equality, economic equality. क्या नेशनल असेंबली के आने से इकोनॉमिक इक्वलिटी आई? जो पुअर सेक्शन ऑफ थर्ड सोसाइटी या थर्ड स्टेट स्टिल वाज स्ट्रगलिंग, है ना? तो इकोनॉमिक इक्वलिटी नॉट केम equality not came in French society even after constitutional monarchy. There was a big gap between the rich people and poor people. हाँ, गैप तो था ही ना। There was big gap between rich and poor people. तो इस तरीके से आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो भी many ideas in the Declaration of Rights and Citizens, so these all ideas were given in the book Declaration. तुम्हारी बुक में किनारे बना हुआ है Declaration, एक मार्जिन में लिखा नहीं है Declaration of Rights of Man and Citizen. Yes sir. So we are far away from Declaration of, उसी पत्थर पे लिख देने से क्या होगा? पत्थर पे तो लिख डाला बहुत अच्छा, काम कुछ करते नहीं है। So Olympic जीसस हाँ। ने लिखा था वुमेन एंड सिटीजन्स लिख दीजिए। So इसीलिए इन पॉइंट्स का, so we are still far away from, ये जो पत्थर पे लिखा है वही तुम्हारे किनारे लिख दिया गया है, still far away from declaration. नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर तो कर दिया, खुद तो माना नहीं कभी। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ, देखो कैसे कह रही है, राइट्स ऑफ मैन, वुमेन का भी नाम नहीं ले रही, और सिटीजन यानी सब उस देश के रहने वाले को सिटीजन भी नहीं कह रही जो टैक्स देगा वो सिटीजन है। ये कोई सर बात अगर वुमेन्स टैक्स देते हैं? अगर वुमेन टैक्स वुमेन लोग तो उस समय काम नहीं करती थी, वो ब्रेड की दुकान में लाइन लगा देती थी, बच्चे पालती थी बस। फ्रांस की सोसाइटी में उनकी स्थिति अभी तुमको पढ़ाएंगे, इसमें क्वेश्चन एक आएगा तो उनके- कि जो स्ट्रगल ऑफ फीमेल है वो किन किन चीज़ों को लेकर हुआ, वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, अपनी छोटे छोटे अधिकारों के लिए वो लड़ी हैं। तो स्ट्रगल, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ईरान की औरतें लड़ी है, मालूम है? उन्होंने बहुत सारे लोगों की, जो मौलवी उनकी टोपी तक गिराई है, लाठियां लेके आई हैं, उनको आनंद मिलेगा। जो बाहर निकलेगा क्या वो आनंद पाएगा? और जो अधिकारों के लिए लड़ाई करेगा ही नहीं, उनको मिलेगा आनंद? चुपचाप बैठे रहो, रोते रहो, तो ऐसे तो भारत भी कभी आज़ादी ना पाता। तुमने खून बहाया तो आज मजे ले रहे हो। और जैसे तुमने देखा उत्तर कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में कोई निकला बाहर? नॉर्थ कोरिया में एक एथलीट था वो, तो एक दो के निकलने से नहीं होगा, जब राष्ट्र उदय होगा ना, जब जो निकलोगे तभी तुम्हें आज़ादी मिलेगी, है कि नहीं? तोड़ सकता है जो तू, तो तोड़ दे ये कैद बंद, बेड़ियों के साज पर नगमाए आज़ादी नगा। बेड़ियों का साज भी पहने हो, सोच नगमा आज़ादी का गा लें, तो नहीं होगा। पहले तोड़ो, सोने की जंजीरें भी खराब हैं और लोहे की जंजीरें, उनको तोड़ो, तब तो होगा कि नहीं? तो इस तरीके से स्टिल फार अवे फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो मोनोलिथिक पर लिख के गए थे रूसों की प्रेरणा, क्या आप उनसे अभी भी बहुत दूर हैं? सो वी आर स्टिल फार अवे फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि राइज ऑफ नेपोलियन कैसे हुआ। सर स्लेवरी तो 1848 में हो गई थी, स्लेवरी अबॉलिश
1840 इसीलिए तो मिड ऑफ 19th सेंचुरी है, उसे 40 कर लो। मैं तो मिड ऑफ 19th सेंचुरी है तो उसी के लिए क्लिक बहुत वो नहीं है। कैसे बनोगे एकदम सीधा वाले को सर अफगानिस्तान में अभी भी डिक्टेटरशिप चल रही है। अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है, शरिया बहुत बेकार रूल है। वो लोग कट्टर है, रास्ते में खड़े रहेंगे, तलवार लिए खड़े हैं, उल्टा लटका देंगे। ऐसे ही आदमी लटके मिलेंगे सड़कों पर, बाजारों में। देखो यूट्यूब नहीं देखते हो? सिंगापुर में तो पहले